बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फर्स्ट पार्ट डाइजेशन इन ड्यूडेनम हम स्टडी कर चुके हुए हैं और इस सेशन में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं विद द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें खुराक को हजम भी किया जाता है और जज़ब भी किया जाता है। किस किस तरह से ये सारे प्रोसेसेस मुकम्मल किए जाते हैं, इनकी तफसीलात बोर्ड पे देखते हैं। Today we will talk about the second part of the small intestine, it is jejunum, and then the third part of the small intestine, it is ileum. Alright students, अब सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको मैं मेंशन करता चलूं बोर्ड के ऊपर। Jejunum is 2.4 meters long. Alright, that is about 2/5 of the length of the small intestine. And ileum, it is the longest part of the small intestine. It is 3/5 of the length of small intestine. All right, students. अब ये दोनों हिस्से जो small intestine के हमें नजर आ रहे हैं, jejunum and ileum. Okay. अब jejunum के अंदर खुराक को हजम किया जाता है. All right. सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये कि समटाइम्स ये समझा जाता है कि ड्यूडेनम के अंदर ही खुराक को हजम किया जाता है, बाकी दोनों हिस्सों में खुराक को जज़ब किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑलराइट, जेजुनम के अंदर भी खुराक को डाइजेस्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब भी किया जाता है। इलियम के अंदर ज्यादा खुराक का हिस्सा जज़ब किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा डाइजेशन का कुछ अमल वहां पे भी मुकम्मल किया जा रहा होता है। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि ये जेजुनम और इलियम बाकी जो ड्यूडेनम वाला पार्ट था उससे मुख्तलिफ किस तरह से हैं। तो पहले हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद हम इनके फंक्शंस यानी कि कौन कौन सी चीजें इनमें जज़ब हो रही हैं उनको स्टडी करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर और एनाटॉमी के अंदरूनी साख कैसी है इसकी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर के एतबार से मैं बताता चलूं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कनेक्टिव टिश्यू अगेन। ऑलराइट, फिर उसके बाद इसके अंदर मसल्स होते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर है वहां पे इनफोल्डिंग्स मौजूद होती हैं और यहीं से हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट का आगाज होगा कि द इनफोल्ड्स इनर सरफेस हैव इनफोल्ड्स और इनफोल्डिंग्स known as crypts. All right, ये जो गड़े या अंदर की तरफ को धंसे हुए स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्रिप्ट्स। ऑलराइट, ये छोटी छोटी नालियां हैं, छोटी छोटी ग्रूव्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के अंदर। ऑलराइट, और इनका टेक्निकल नाम क्या है? इनको समटाइम्स कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कॉन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर उसके बाद इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो हमें तौलिए जैसी अपीयरेंस नजर आती है, या थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड्स में हम कहें तो वेलवेटी अपीयरेंस नजर आती है। ऑलराइट, अगर आपने कुर्बानी के वक्त किसी जानवर की ओजरी की अपीयरेंस देखी हो तो आपको इसको उसके साथ रिजेंबल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे वहां पे ओजरी वाली अंदरूनी सरफेस के ऊपर आपको आउटग्रोथ्स या वेलवेटी अपीयरेंस नजर आती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे टॉवल की सरफेस होती है कि धागे धागे बाहर निकले हुए होते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह के स्ट्रक्चर्स उभार की सूरत में बाहर निकले हुए फील होंगे। ऑलराइट, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कह सकते हैं विल्लाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, व्हाट आर विल्लाई? द सरफेस, इनर सरफेस की बात हो रही है ऑफ इंटेस्टाइन। ऑलराइट, कौन सी साइड? ल्यूमन, अंदरूनी साइड। possess very small finger like projections. All right, and these projections are known as villi. All right students, याद रखिएगा कि ये जो आपको क्रिप्ट्स नजर आ रही हैं, क्रिप्ट्स को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो इनके ऊपर हमें प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो उंगलियों की तरह के उभार नजर आ रहे हैं,
या तौलिए की तरह की अपीयरेंस हमें नजर आ रही है, दीज आर विलाई, ऑलराइट। और विलाई भी इतने सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं है जितने के नजर आ रहे हैं। जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें इनके अंदर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी नजर आ सकते हैं। इवन के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखने में भी 3 अलग-अलग से बड़े स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिनको मैं अभी यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ, ऑलराइट। विलाय का अगर हम स्ट्रक्चर फर्दर स्टडी करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनके अंदर क्या मौजूद है। दे कंटेन ब्लड वेसल्स, ऑलराइट, एंड दीज आर कैपिलरीज। इतना छोटा स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद होंगी, ताकि वो खुराक जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हजम की जा चुकी है अब बहुत ज्यादा मजीद छोटे ज़रात में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसको ब्लड के अंदर जज़ब कर लिया जाए और एब्जॉर्ब करने के लिए और सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पास जो नेटवर्क है दैट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ऑलराइट। तो कैपिलरी बेड यहाँ पे मौजूद होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे एक और चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं, दीज आर नोन एज लेक्टियल्स, ऑलराइट। व्हाट आर लेक्टियल्स? वेसल्स ऑफ lymphatic system। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सबसे छोटे वेसल्स हैं दे आर कैपिलरीज, ऑलराइट। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम के जो सबसे छोटी और बारीक नालियां हैं दे आर नोन एज लेक्टियल्स, ऑलराइट। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? वो तमाम चीजें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से बाहर जा चुकी हैं या बॉडी के सेल्स में से निकल के बाहर ओपन स्पेस में पड़ी हुई हैं, उनको दोबारा से जज़ब करना और वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल करवा देना। इसके अलावा और भी उसके इम्यूनिटी वगैरह में फंक्शंस हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 14 में स्टडी करेंगे और ज्यादा डिटेल के साथ। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड कंपोनेंट में यहां पे ऐड करने लगा हूं, एंड दैट इज एपिथेलियल लाइनिंग, ऑलराइट। और इस एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। क्यों मैं इसको कह रहा हूं कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब इनको फर्दर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो हमें यहां पे एक और साख नजर आती है, और वो साख क्या कहलाती है? दे आर नोन एज माइक्रोविलाई, ऑलराइट स्टूडेंट्स। और यहां पे एमडी कैट के लिए एक स्टेटमेंट मैं बोलता जाऊं आपके लिए, और वो क्या है? दीज माइक्रोविलाई दे आर रिवील्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑलराइट। और अगर इसकी डिटेल में आप कुछ ऐड करना चाहें यू कैन से cylindrical processes, ऑलराइट। बहुत ही ज्यादा बारीक लेकिन नालियों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं विलाय के बैरूनी सतह के ऊपर, उनके ऊपर फर्दर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिनको हम कह रहे हैं माइक्रोविलाई, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब जरा गौर करें, सबसे पहले नंबर पे क्रिप्स दैट वर द इनफोल्डिंग्स, उसके बाद विलाय और फिर उसके बाद माइक्रोविलाई। ये सब के सब स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स और वेवी पैटर्न बना रहे हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? याद रखिएगा, दे इनक्रेडिबली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो खुराक जो आपने खाई उसके बाद उसको हजम किया, उसके बाद उसमें जो एक एक जर्रा भी हमारे काम का होगा उसको जज़ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे तवानाई भी हासिल की जा सके और अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हम उसको इस्तेमाल भी कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अहम बात है यहाँ पे कि याद रखिएगा इन सब स्ट्रक्चर्स का एक ही वक्त में अंदरूनी सतह के ऊपर मौजूद होना, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज्यादा खुराक को कम वक्त में जज़ब किया जा सके, ऑलराइट। इसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स मैं बोर्ड के ऊपर मेंशन कर देता हूं आपके लिए। विलाय, माइक्रोविलाय and crypts enfoldings, okay, incredibly increase the surface area for absorption, all right students। ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम देखने जा रहे हैं
that is what kind of food is absorbed within the small intestine. Okay, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक जुमला लिखने जा रहा हूं जो आप सब याद रखिएगा जरूर, क्योंकि ये वाली चीज हमारी बुक में मेंशन नहीं की हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर याद कर लें. ऑलराइट, some vitamins that are absorbed within the first part of the small intestine: vitamin A, vitamin D and vitamin E. ऑलराइट, और फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा है इलियम वाला, वहां पे जो विटामिन एब्सॉर्ब हो रहे होते हैं that are vitamin B12. राइट, अब बस आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा. फर्दर इसकी डिटेल्स चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हमें मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट देखें, we will talk about the components of food. okay, और components of food की जब भी बात आती है तो हम कहते हैं there are three major components of food. और वो कौन कौन से components हैं? Carbohydrates, proteins and fats. okay, तो इन सब को one by one absorb करवाते हैं within the small intestine and then into the bloodstream. okay, the first one are carbohydrates. Carbs भी इनको कहा जाता है, और simply these are sugars. अब शुगर्स की डाइजेशन के लिए अगर फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो इनकी डाइजेशन का आगाज किया गया इनसाइड द ओरल कैविटी, और वहां पे आपके पास क्या मौजूद था? देयर वाज salivary amylase, ऑलराइट, आल्सो नोन एज टायलिन. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकंड एंजाइम जिसने फर्दर पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन किया इनटू डाइसैकेराइड्स, दैट वाज pancreatic amylase और amylase, और इसका दूसरा नाम क्या था? amylopsin. ऑलराइट, अब ये दो तो एंजाइम्स हैं जिन्होंने शुगर्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया हुआ है. अब इस ब्रेक डाउन की समरी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर. द फर्स्ट थिंग दैट वाज दे कन्वर्ट polysaccharides into disaccharides. Alright students, और ये वाला काम इन दोनों एंजाइम्स ने किया है. ऑलराइट, एमिलेज हमने इनका नाम रख दिया है, और ये मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि एमाइलोजेस एंड एमाइलोपेक्टिन्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्चेस. उनको तोड़ा जाता है इस एंजाइम की मदद से, तो इस वजह से इसका ये नाम रखा गया है एमाइलेज. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप अगर डिटेल में चलें तो what kind of disaccharides are further broken down as well as absorbed within the small intestine. okay, तो ये भी याद रखिएगा. यहाँ पे एक नई चीज मैं आपके लिए मेंशन करने जा रहा हूं, और वो क्या है? The small intestine contains brush border enzyme. Alright students, अब ये brush border enzymes क्या क्या हैं? वही लाइनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल साइड पे, जहां पे अभी हमने माइक्रोविलाई स्टडी किया है, ओके, उसको हम कह रहे हैं ब्रश बॉर्डर, क्योंकि वो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट है, और उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, तो ब्रश की तरह की अपीयरेंस दे रही है. वहां से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं जिनका नाम हमने सबको कंबाइन करके रख दिया है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स. अब ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या क्या काम करेंगे? डाइसैकेराइड्स की डिफरेंट टाइप्स अगर आपके ज़हन में आ रही हैं तो आपको याद होनी चाहिए कि जब पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ा जाता है तो उनमें से डाइसैकेराइड्स बनती हैं, और डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है? ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल्स जिसमें दो मोनोमर्स यानी कि दो सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं. उन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ना इन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स का बुनियादी फंक्शन होगा. ओके, यहां पे क्या क्या चीज तोड़ी जाएगी स्टूडेंट्स? याद रखिएगा. द फर्स्ट थिंग इज सुक्रोज. ओके, and sucrose is made up of what? Glucose plus fructose, also known as fructose, then maltose, एक sugar है. This is made up of glucose plus glucose, यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिले तो maltose बन जाएगा. और फिर इसी तरह the milk sugar, that is lactose, जो दूध के अंदर मिठास पैदा करने वाली शुगर है उसको कहते हैं lactose. It is made up of what? Glucose plus galactose.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये कुछ मिसालें हमने यहाँ पे ले ली हैं इन तमाम डाइसैकेराइड्स को, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ऑल ऑफ द थ्री दे आर डाइसैकेराइड्स, दो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ेगा कौन? द ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, और उनका काम क्या है? दो शुगर्स के दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको क्लीव कर देना, उसको तोड़ देना। जैसे ही उसको तोड़ा जाएगा तो दोनों मोनोमर्स यानी अलग-अलग मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, और जैसे ये अलग होंगे फिर इसके बाद इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत दरपेश आ जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उस केस में याद रखिएगा द फ्रक्टोज शुगर it is passively absorbed into the bloodstream. Okay, वो कहां से जा रही है? डायरेक्टली मूव करेगी into the epithelial cells, और epithelial cells से blood stream के अंदर passively absorb हो रही है without any expense of energy. Okay, बाकी उसके बाद स्टूडेंट्स जो गैलेक्टोज है और जो ग्लूकोज है, इनके लिए हम एक और स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, and that is common for both of them. This is known as secondary active ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टर्म तो हमने यहां पे इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब है किसी ना किसी सूरत में तवानाई खर्च होगी। ओके, अब यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आयन ग्रेडियंट पैदा किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन ग्रेडियंट पैदा किया जा सकता है कि आयंस मूव करें जब अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो इन शुगर्स को भी साथ ही लेके तो सेल्स के अक्रॉस या मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस पास करवा दें, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपके फौरन ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें डायरेक्टली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अपने थर्ड फॉस्फेट को सेपरेट कर दे ताकि वहां से एनर्जी का इखराज हो सके और उस एनर्जी को इस ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाए। दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे शुगर्स की ट्रांसपोर्ट में अभी मैंने एटीपी का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो दोनों शुगर्स का हमने जिक्र कर दिया कि सुक्रोज के और लैक्टोज के जो कंपोनेंट्स हैं वो पैसिव और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स पास हो रहे हैं, लेकिन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स माल्टोज से पैदा हुए हैं उनको किस तरह से मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस गुजारा जाएगा? इसका जवाब आप तलाश करें, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आप सोचें और फिर उसके बाद आप मुझे इसका जवाब जरूर बताइएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स एक और एक्टिविटी चले मैं आपको बताता हूं जो आप लोग याद भी रख सकते हैं और फौरन उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। अब देखें, अगर हम ये गौर करें, ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कि किसी भी एंजाइम के नाम का पहला पार्ट उसका वो सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर उसने एक्शन परफॉर्म करना है और उसके बाद हम उसके एंड पे एज लगा देते हैं एज अ सफिक्स। ओके, तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये किसी एंजाइम का नाम है जो इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। तो ये तीन डाइसैकेराइड स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन तीनों डाइसैकेराइड्स के लिए एंजाइम का नाम हम खुद से रखना शुरू कर देते हैं। अब पहली शुगर है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा? एंजाइम का नाम है सुक्रेज। ऑलराइट, इसी तरह माल्टोज के लिए इट इज माल्टेज। ऑलराइट, और लैक्टोज के लिए इट इज लैक्टेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि बहुत सारे एंजाइम्स इसी प्रिंसिपल के तहत उनके नाम रखे गए हैं और आप भी अब ये नाम खुद से प्रपोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो इसकी डिटेल भी देखते हैं। Now we will talk about proteins. Alright. अब प्रोटीन्स की डाइजेशन के मुतालिक आप क्या जानते हैं, इसको भी रिव्यू कर लें कि प्रोटीन्स की डाइजेशन क्या ओरल कैविटी में स्टार्ट हुई? मैकेनिकल डाइजेशन हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुकी थी। वहां पे आपके दांतों ने बहुत सारी बोटियों को चबाना शुरू कर दिया और मजीद सॉफ्ट करने के बाद अगले हिस्सों में ट्रांसफर कर दिया। But the actual digestion of proteins it started within the stomach. Okay, मैदे के अंदर जाके ये काम शुरू हुआ जब आपके गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू की और प्रोटीन्स को पार्टली डाइजेस्ट कर दिया इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं। प्रोटीन्स दे वर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। कहां पे? इनसाइड द स्टमक। फिर उसके बाद आपको याद हो ट्रिप्सिन, इट
acted upon the proteins within duodenum. All right. फिर इसी तरह एक और एंजाइम था काइमोट्रिप्सिन, duodenum के अंदर इसने अपना काम किया. ओके. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर यानी जेजुनम वाले पार्ट में हमें यहां पे नजर आता है एरिप्सिन अपना एक्शन परफॉर्म यहां पे कर रहा है. ओके. और इट इज आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. फिर उसके बाद एक और ब्रश बॉर्डर एंजाइम है दैट इज नोन एज कार्बोक्सी पेप्टिडेज. आपकी छोटी आंत के अंदर फर्दर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना इन सब एंजाइम्स का मुश्तरका अमल होता है. सिर्फ पेप्सिन और ट्रिप्सिन को हम बाहर निकाल रहे हैं. वो किस वजह से, सिर्फ हम पेप्सिन को बाहर निकाल देते हैं और पेप्सिन क्योंकि स्टमक का था और ट्रिप्सिन तो ड्यूडेनम के अंदर ही काम कर रहे हैं. ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. फिर उसके बाद अब प्रोटीन्स की डाइजेशन की किस तरह से जा रही है, इसके लिए बहुत ही आसान सी एक समरी है. वो क्या समरी है स्टूडेंट्स? देखें, ये सब के सब एंजाइम्स जब मिलके काम करेंगे तो वन बाय वन प्रोटीन्स they will be broken down into polypeptides. All right. ये किस किसने काम किया हुआ है? हम अभी बात कर रहे हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की. ओके. लेकिन उसके बाद these polypeptides are further converted into tripeptides and dipeptides and the smallest subunits amino acids. All right. और जब ये सब के सब प्रोटीन्स तोड़ लिए जाएंगे अप टू द अमीनो एसिड लेवल, उसके बाद इनको फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ऑलराइट स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए था कि ये जज़ब तो हो रहे हैं लेकिन क्या ये एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैं दो बातें आपको बताता चलूं कि अमीनो एसिड्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं दे आर आल्सो एब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके. और फिर उसके बाद एक और टाइप की ट्रांसपोर्ट यहां पे चल रही होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट. ऑलराइट. यानी कि बिल्कुल उसी तरह से कि हाइड्रोजन आयंस जब मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट की वजह से अमीनो एसिड्स को चैनल्स के अंदर से अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स गुजार दिया जाएगा और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया जाएगा. अब फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब अमीनो एसिड्स जज़ब हो जाएंगे तो फिर उनकी डेस्टिनेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आपकी जहां पे प्रोटीन कंस्ट्रक्शन चल रही है, बेशक वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का प्रोसेस चल रहा हो बॉडी के अंदर, अमीनो एसिड्स को फौरन वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि उनको वहां पे एसिमिलेट कर दिया जाए, आपकी बॉडी का हिस्सा बना दिया जाए. ऑलराइट. फिर उसके बाद थर्ड कंपोनेंट की हम बात करेंगे एंड द थर्ड कंपोनेंट आर फैट्स और लिपिड्स. Absorption of fats. जी स्टूडेंट्स, फैट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो दो सिंपल से वर्ड्स में अभी मेंशन करने लगा हूं और आई होप सो कि आपको पहले से इनका बैकग्राउंड मालूम होगा. सबसे पहली चीज यहां पे है दैट इज इमल्सिफिकेशन. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना इन द प्रेजेंस ऑफ द बाइल जूस. ओके. यानी कि इस चीज को हम डाइजेशन की एंजाइमेटिक लेवल नहीं कह रहे, बल्कि क्या होता है बड़े फैट मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इन छोटे छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स को फर्दर डाइजेस्ट करेगा एक और एंजाइम और इस एंजाइम का नाम है लाइपेज. ऑलराइट स्टूडेंट्स. So the main digestion of fats into its subunits is accomplished by this enzyme that is known as lipase. Okay? और lipase कर क्या रहा है? Lipids are broken down into fatty acids and glycerol. All right? And this reaction is catalyzed by lipase. Alright students, अब अगर ये फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल
तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको एब्जॉर्ब किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में। ओके, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ी हुई है कि बहुत सारे फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसमें से आराम से गुजर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स, दे आर देमसेल्व्स सब यूनिट्स ऑफ फैट्स। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर आराम से इनको गुजरने देगी और ये आराम से पास करके आगे जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ब्लड के अंदर चले जाएं। फिर दूसरा ये भी तरीका है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स को पहले माइक्रोविलाई के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए और फिर माइक्रोविलाई से फर्दर इनको ब्लड के हवाले कर दिया जाए थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। ओके, लेकिन एक और तरीका भी है कि ये फैट्स डायरेक्टली बजाय इसके कि एब्जॉर्ब हों इनटू द ब्लड वेसल्स, ये चले जाएं इनसाइड द लेक्टियल, द स्मॉलेस्ट वेसल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे छोटा जो वेसल है दैट इज लेक्टियल। लेक्टियल के अंदर जज़ब हो जाएं और जब ये लेक्टियल के अंदर जज़ब होंगे उसके बाद कुछ और प्रोटीन्स भी इनके साथ आके कंबाइन हो सकती हैं और एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा दैट इज लिपोप्रोटीन्स। वो लिपोप्रोटीन्स ट्रेवल करें कहां तक, इसके साथ साथ ट्रेवल करती चली जाएं थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट तक। ऑलराइट, और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट से इसको फिर दोबारा ब्लड के हवाले कर दिया जाए। फिर उसके बाद ये सारे चैनल्स के जरिए जज़ब तो होते जा रहे हैं फैट्स, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनका फायदा हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, एक सिंपल सी चीज है कि द फैट्स दे कैन बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ऑलराइट, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में फैट्स को हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और इनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। ओके, एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ना सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है बल्कि साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर भी उसका बहुत अहम किरदार है एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और काम जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और वो क्या है, फैट्स can be stored under the skin or it can be stored in liver. okay, और ये भी पॉसिबल है कि वो soluble फैट्स की फॉर्म में आपकी ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ सर्कुलेट करता रहे। ओके, अब स्टूडेंट्स ये बात तो हमें समझ में आती है कि फैट्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं तो उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाए तो फायदा है, लेकिन अगर फैट्स बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएं तो एडिपोज टिश्यू में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे और ये जो चर्बी हमारी जिल्द के नीचे एक नेचुरल लेयर मौजूद होती है फैट्स की, अगर यहाँ पे एक्सेसिव फैट्स यानी कि जरूरत से ज्यादा चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज करते रहें और अपनी फिजिकल रूटीन को फिजिकल फिटनेस में बदलें। अगर ये फैट्स बहुत ज्यादा देर के लिए लिवर के अंदर या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएं, स्पेशली अगर हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएं, तो फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा और फिर मोटापे के बाद इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसमें हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इन फैट्स को फौरी तौर पे बर्न आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपनी लाइफ्स के अंदर या अपने लाइफस्टाइल्स के अंदर एक्सरसाइज को जरूर शामिल कर लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आखिरी पार्ट और आखिरी बात स्मॉल इंटेस्टाइन के लिहाज से मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं, दिस इज नोन एज इलियोकोलिक स्फिंक्टर। अब इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्फिंक्टर है तो इट इज अ रिंग ऑफ मसल्स। ओके, मसल्स का एक ऐसा रिंग है जो कि गेट का काम करेगा। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तमाम प्रोसेसेस को मुकम्मल कर दिया जाए उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होंगे और वो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड खुराक जो यहाँ से पास होके आगे जा रही है उस खुराक को फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसमें एक और छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक में से निकल रहा था दैट वाज नोन एज काइम। ओके, इसी तरह यहाँ पे एक मिल्की वाइट लिक्विड बनता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स, और एक टर्म में यूज कर रहा था काइलोमाइक्रॉन्स। ओके, दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स और पार्टली डाइजेस्टेड फैट्स। तो इसकी वजह से जो एक मिल्की वाइट लिक्विड यहाँ पे हमें नजर आएगा दैट इज नोन एज काइल। ओके,
कायम की तरह कायल, बट दिस इज ड्यू टू द फैट्स। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक जनरल नॉलेज की बात आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है ये वाली चीज कि बाज़ औक़ात बच्चों में दूध को हजम करने वाले एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। ओके, अभी मैंने आपको एक एंजाइम का नाम बताया था जो कि मिल्क शुगर को डाइजेस्ट कर रहा था, दैट इज लैक्टेज। ओके, अब जब ये एंजाइम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्ली लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर इंटेस्टाइनल गैस डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से कुछ बड़े लोगों के अंदर जिनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, मुसलसल बैठे रहने की वजह से या उनके अंदर जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं वो जब प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होते या वक्त पे रिलीज नहीं होते तो उस सूरत में बैठे बैठे उनके पेट में भी गैस पैदा हो सकती है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? एब्सेंस ऑफ द एंजाइम्स दैट विल डाइजेस्ट द मिल्क शुगर, अगेन द लैक्टोज। ओके, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जिन लोगों में मौजूद हैं वो अपना काम सही तरीके से करते हैं और इस किस्म की डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में मुब्तला नहीं होते। लेकिन जहां पे ये प्रॉपर्ली प्रोड्यूस ना हो रहे हो फिर उनको इस किस्म के मसाइल का सामना रहता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं पे आज की सेशन को हम खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।